हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सुशीम वाजपेयी जी, जो कि कार्यरत हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पर यूपी पीसीएल में। 2022 में फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, इसमें इनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है। तो इनसे हम बात करेंगे कि ये कहाँ पोस्टेड है, किस तरीके का काम है, यूपी पीसीएल में क्या सैलरी है, सैलरी टाइम पे आती है कि नहीं आती है, और पढ़ाई अपनी किस तरीके से करना चाहिए जो नया एस्पिरेंट है, जिनसे उनका भी सिलेक्शन हो सके। ठीक है। इस बार भी 200 से ज्यादा वैकेंसीज बढ़ करके हो गई हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको भी अगर कुछ मदद मदद मिल सके तो हमारे वीडियो का पर्पस सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सुशील जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो कहाँ पे पोस्टेड है सुशील आप? मैं वाराणसी में हूँ। अच्छा। पूर्वांचल डिस्कॉम के हेड ऑफिस एमडी ऑफिस पे। हेड ऑफिस में है। जी। अच्छा। तो बताएंगे किस तरीके का काम होता है वहां पर, और किस तरीके से, मतलब असिस्टेंट अकाउंटेंट का वहां पर काम क्या है, बेसिकली क्या जॉब प्रोफाइल है? अब जैसे हमारी प्रोफाइल अकाउंट से रिलेटेड है, तो क्योंकि अभी ईआरपी आने के बाद में सारी प्रोसेसिंग जो होने लगी है पेमेंट वगैरह की, वो सेंट्रलाइज होने लग गई। अच्छा। तो आप सेंट्रलाइज देखेंगे तो जैसे कोई भी वेंडर का पेमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट है, तो वो सारे डिविजन्स में से चढ़ करके आता है। और यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है, सीपीसी जिसे बोलते हैं, वहाँ पर वो सारी पेमेंट की चीज़ें वहाँ से होती हैं। उस पेमेंट पे कितना रिटेंशन करना है, डिडक्शन करना है, और टैक्स के डिडक्शन हो गए उस पे। हम्म। और ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे सीपीसी पेमेंट को फाइनल करने के पहले वो सारी चीज़ डिडक्ट करेगा। हम्म। हमारे पे पेमेंट पे जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट हमारे ऊपर में अकाउंट ऑफिसर होंगे, तो हम सारी चीजें वेरीफाई करके अपनी तरफ से एंड से जब बढ़ाएंगे, तो अकाउंट ऑफिसर उसको फाइनलाइज करके उसको पेमेंट के लिए आगे बढ़ा देगा। लेकिन अच्छा। उसके पहले उस पेमेंट को करने के लिए हमें जो सारी परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे यहाँ पे पेमेंट क्या होता है कि आपका एमडी ही करेगा, हम्म। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो एमडी के थ्रू पेमेंट लेने के लिए आपको नोटिंग वगैरह बनानी पड़ती है। नोटिंग पे सभी के साइन होते हैं, आपके साइन होते हैं, आपके अकाउंट ऑफिसर के साइन होते हैं, हम्म। और चीफ इंजीनियर के साइन होते हैं, जो भी है। और जब उससे अप्रूवल आ जाता है तो वो पेमेंट आप इनिशिएट करते हैं, और फिर रिस्पेक्टिवली उस पे जो टीडीएस या जीएसटी टीडीएस का जो पोर्शन है वो रिडक्ट करके उसको जमा कराने का भी लाइबिलिटी आपके ऊपर रहती है। तो अच्छा। मोरलेस ये काम रहता है। साथ में यदि आप, जैसे यहाँ पे हेड ऑफिस में मैं कहूँ कि मेरा जो जैसे रोल है, तो आप यदि किसी स्कीम में जुड़े हुए हैं, तो उस स्कीम में भी सारी पेमेंट से लेकर के टैक्स डिडक्शन वगैरह वो सारा काम आपका होगा। उस स्कीम पे जो भी यहाँ पे आपके एंड पे जो कैश बुक वगैरह बननी है, वो हम्म। सारी चीजें आपको मेंटेन करनी रहेंगी। ओके। हाँ हाँ, बताइए। तो इन शॉर्ट मतलब काम अकाउंटेंट वाला ही है। बस यहाँ पे क्या है कि जैसे डिविजन्स पे पहले पेमेंट डिविजन में हुआ करता था, लेकिन जब से ईआरपी सिस्टम आया तो सारे पेमेंट सेंट्रलाइज होने लग गए हैं। तो हो सकता है कि यदि कोई असिस्टेंट अकाउंटेंट हेड ऑफिस में जाए तो उसको ये सारे काम करने पड़ेंगे। साथ ही यहाँ पे यदि जीएसटी का भी अलग सेक्शन है, यदि कोई जीएसटी पे पॉइंट होता है तो जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग वगैरह देखना उसका काम रहेगा। टीडीएस का काम यदि कोई स्पेसिफिक अकाउंटेंट रोल दिया गया है तो वो देखेगा। और यदि आप स्कीम में है तो आपको सारे काम आपको ही देखने रहेंगे। अच्छा, क्या कितने आवर्स की वर्किंग होती है जनरली? जनरल वर्किंग हमारे यहाँ जो होती है करीब 8 8 आवर्स, 8 8.5 आवर्स। यदि हेड ऑफिस हम्म। में तो 10 बजे आपको आना रहता है, और शाम को यानी 5:30 6 तक आपको जाना रहता है जनरल। लेकिन कभी कभी हो सकता है काम आपके पास ज्यादा बड़ा पड़ रहा है, जैसे हम्म। टेंडर्स वगैरह ओपन हो रहे हैं, तो टेंडर्स में हो सकता है आपको इवेल्युएशन का काम दे दिया जाए। आप टेंडर इवेल्युएट कर रहे हो और उसकी एक हम्म। स्पेसिफिक डेडलाइन होती है कि अपन को इतने दिन के अंदर टेंडर ओपन करना है। तो हम्म। आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है, तो हो सकता है कि आपको 8 बजे तक, 8:30 बजे तक भी उन दिनों पे रुकना पड़े। मतलब कभी कभी ऐसा? कभी कभी जनरली 5:30 6 तक छुट्टी हो जाती है। 5:30 6 तक आप। अच्छा। अच्छा, छुट्टियां मिलने में क्या प्रोसेस रहता है? आसानी से अगर कुछ काम है तो मिल जाती है कि बहुत मुश्किल? छुट्टियों का सर ऐसा है कि यहाँ पे ईआरपी पे लागू कर दिया गया है छुट्टियों के लिए। हम्म। तो हम्म। छुट्टियां आपको लेनी है, कैजुअल लीव वगैरह जो भी आपको ईआरपी पर अप्लाई करना रहेगा। आपके अच्छा। ऊपर आपका जो अकाउंटिंग ऑफिसर रहेगा वो अप्रूवर रहेगा। हम्म। वो अप्रूव कर देगा तो आपको छुट्टियां मिल जाएंगी। अच्छा, मतलब ये जॉब ट्रांसफरेबल है? ट्रांसफर्स भी होते हैं कि मतलब एक ही जगह पे है कि जहाँ पे आप नहीं, कब? जनरली ट्रांसफर्स यहाँ होते हैं। जो अच्छा। मुझे समझ में आया है कि 4 साल में रोटेशन यहाँ पे होता ही होता है। अच्छा। तो आप एक जगह पे 4 साल के लिए हैं, तो वहाँ पे आप 4 साल तक रहेंगे। लेकिन उसके पहले भी आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो साल में 6 महीने के लिए विंडो खुलती है यहाँ पे ट्रांसफर के लिए, क्योंकि अच्छा। ट्रांसफर वाली फाइल जो है वो क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री के पास जाती है अच्छा। ट्रांसफर के लिए।
तो यदि किसी को भी किसी कारणवश ट्रांसफर चाहिए तो वो 6 महीने की विंडो जो खुल रही है वो जनवरी से अभी फिर खुलने वाली है, जो हम्म। तो जनवरी से जब विंडो खुलेगी तब ट्रांसफर दोबारा शुरू होंगे और ट्रांसफर मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सैलरी का क्या रहता है, टाइम पे आ जाती है कि कभी डिले भी होता है इसमें? सैलरी सर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 5 तारीख के अंदर अंदर आ जाती है। हमारे यहाँ हम्म। प्रोसेस ऐसा चल रहा है कि सभी ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो रही है सभी की, तो हम्म। सभी डिवीजन से डेटा 22 से 25 के बीच में मंगा लिया जाता है और फिर एक साथ उनकी सैलरी प्रोसेसिंग कर देती है, जिसे हम कोशिश की जा रही है कि अब 1 या 2 तारीख को ही पे कर दिया जाए सैलरी। अच्छा। अच्छा, अभी बिगिनिंग पे जैसे आपको 4 महीना हुआ लगभग, जुलाई से आपने ज्वाइन करा होगा, तो क्या ग्रॉस सैलरी होती है और अकाउंट पे कितना आता है? अभी तो देखिए जैसे मेरा अभी क्या सीपीएफ अकाउंट नहीं खुल पाया है, तो अच्छा। डिडक्शन मेरे में अभी कुछ भी नहीं हो रहे हैं, तो 43,500 करीब मेरे पास में आ रही है सैलरी। यदि सीपीएफ अकाउंट जैसे ही खुल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इस महीने खुल ही जाएगा मेरा, सीपीएफ अकाउंट खुलते ही 10% का डिडक्शन उसका कटने लग जाएगा, तो अराउंड 39,600 के आसपास तब भी तो जैसे अभी सीपीएफ अकाउंट आपका नहीं खुला हुआ तो 43 बनता है। अब मान लीजिए 3,000 के आसपास वहां पे डिडक्शन होगा, है ना? तो तीन बिल्कुल हजार यूपीपीसीएल का कंट्रीब्यूशन भी रहेगा उस पे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल अगर आप 43 और 3 मतलब 45-46 हजार रुपए का अगर आप सीटीसी बोले तो इतना हो जाता है ना? बिल्कुल सर। अच्छा। तो मतलब अभी आप काम से खुश हैं, मतलब यूपीपीसीएल में आके? जी सर, काम मतलब लर्निंग यदि आप कभी भी करना चाहो किसी भी जॉब पे तो हम्म। सीखने के लिए बहुत कुछ रहता है। अब पब्लिक बिल्कुल। सेक्टर है तो यहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है और एक अलग सी एनर्जी होती है कि यार ये काम आप कैसे कर सकते हो। आप प्राइवेट सेक्टर में यदि काम से कंपेयर करोगे ना, तो आपको एक काम दे दिया गया, वो करना है, बात खत्म हो गई और तुरंत आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि यार ये जल्दी जल्दी करना है। यहाँ पे क्या होता है कि सलीके से काम कैसे करना है ना, क्योंकि एट द एंड होल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट से रिलेटेड काम के ऊपर आपके ऊपर रहेगी। तो चौकन्ने रहकर आपको अपना काम सलीके से कैसे करना है वो यहाँ देखने मिलता है। और क्योंकि अच्छा। ये हेड ऑफिस में हूँ तो जी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बड़ी है, तो वो यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करने वाले, सिंसियर काम करने वाले, तो आपको बहुत मजा आने वाला है यहाँ काम करने मतलब जैसे डिविजन्स जो होते हैं वो हेड ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं, ऐसा डिवीजन से रिपोर्ट बन के में। हेड ऑफिस? डिविजन जोनल ऑफिसर्स को करते हैं, जोनल अच्छा। ऑफिसर्स फिर करते हैं हेड ऑफिस। अच्छा, ओके। अच्छा, कितने असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं अभी, जो अभी न्यू रिक्रूट्स हुए हैं, न्यू सेलेक्टेड लोग, अभी आपके ऑफिस में कितने लोग और साथ में हैं? मतलब देखा जाए तो पूर्वांचल में करीब 45 लोगों को मेरे ख्याल से अलॉट हुआ था अच्छा। पूर्वांचल में, जिसमें से हेड ऑफिस पे अभी हम लोग 5 लोग हैं। 5 लोग हैं, अच्छा। ठीक है। अच्छा, तैयारी का अगर कुछ आप बताना चाहें कि किस तरीके से, कितने घंटे आपने पढ़ा था और किस तरीके से आपने कंप्यूटर किया था, किस तरीके से आपने बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स हो गया, इनको तैयारी के हैंडल लिए किया? सर देखिए, यदि टेक्निकल की बात करें तो हम सभी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो कहीं ना कहीं ये ग्रेजुएशन भी यदि करके आ रहा बंदा तो कॉमर्स से जो पूछते हैं वो उसी लेवल का पूछते हैं। तो बिल्कुल। आप सिंसियरली यदि अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ाई की होगी तो आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। आप यदि रूटीनली यदि 3 से 4 घंटे भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो दैट्स इनफ फॉर यू। लेकिन मतलब। कंप्यूटर पोर्शन पे यदि बात करें तो ओ लेवल की डिमांड करते हैं। अब ओ हम्म। लेवल में यदि आप देखना चाहें तो आप कोई कनेक्शन नहीं पाएंगे कि कॉमर्स वाला बंदा कंप्यूटर में इतना एडवांस क्यों चाहिए, लेकिन बिल्कुल। उनकी रिक्वायरमेंट है तो हमें वो करना है। तो हम्म। ओ लेवल पे यदि आप प्रैक्टिकली वर्किंग है तो आपको बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि जो प्रैक्टिक क्वेश्चंस आपके वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से रिलेटेड आने वाले हैं वो हम्म। आपसे बहुत इजीली बन जाएंगे। तो ठीक यदि है। 50 मार्क के क्वेश्चन में यदि एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट मिला के एमएस ऑफिस जिसे अपन कहें मिला के यदि 15 मार्क के क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 15 मार्क तो वहाँ आपने खींच लिए। बाकी फिर आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, नेटवर्किंग रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आपको यदि नेटवर्किंग रिलेटेड अब ये आईपी एड्रेस वगैरह वाले जो क्वेश्चन है यदि आपने ये प्रिपेयर कर लिया ना, तो आप कहीं आराम से 15-20 मार्क जो एक्स्ट्रा आप लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। तो आप आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपको प्रोग्रामिंग से लेना देना भी नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग आपको नहीं भी आ रही तो डरने की जरूरत नहीं है। आप बाकी उससे बचे हुए जो इजी टॉपिक्स हैं उनको आप आराम से पढ़िए, यूट्यूब में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे कंप्यूटर रिलेटेड, वो पढ़िए, बुक एक अच्छी से लेके आइए, और वो इजी टॉपिक यदि आपने अच्छे से कवर कर लिए ना और आपने प्रैक्टिकल करके रखा हुआ है तो आप इजीली क्रैक कर लेंगे कंप्यूटर का। हाँ, क्योंकि कंप्यूटर में 25 लाना कंपलसरी है और कंप्यूटर की वजह से बहुत सारे लोगों का रिजल्ट खराब मेरा हो जाता मेरा जैसे कंप्यूटर पे जो स्ट्रेटजी था कि मैंने 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 32 क्वेश्चन में मेरे सिर्फ 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। है। हम्म। तो मैं श्योर शॉट था कि मुझे ज्यादा अटेम्प्ट करनी नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। यदि आप तुक्के मारने पे गए तो हाँ। निगेटिव मार्किंग में आप बाहर हो जाने हैं। क्योंकि हम्म। प्रैक्टिकली मुझे एक्सेल वर्ड वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चीजें आ रही थी, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया और श्योर था जिन पे वही मैंने टिक किया।
नहीं, मेरा भी मतलब पुराने एग्जाम्स, मतलब पिछले वाले एग्जाम में मेरा भी एक्सपीरियंस था कि कंप्यूटर में बच्चों के 20 से ज्यादा नंबर तो आ रहे हैं, लेकिन 25 नहीं पहुंच पा रहे। किसी के 21 आ रहे हैं, किसी के 22 आ रहे हैं, किसी के 23 आ रहे हैं। कुछ बच्चों के तो 24.75 थे, इस तरीके के मार्क्स थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट ज्यादा कर लिए थे, 50 के 50 करके आ गए, और ये एक्सपेक्टेशन की कि भाई चलो 25 तो आ ही जाएंगे। तो ज्यादा मेरे हिसाब से कंप्यूटर की भी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर काम खराब कर देता है। सर अच्छा। कॉम्पिटिशनल एग्जाम में निगेटिव मार्किंग का सर बहुत बड़ा रोल रहता है। बिल्कुल अब सही बात। निगेटिव मार्किंग के लिए आप ये कर सकते हो कि यदि चीजें आपसे जितनी बनने उतनी करो और तुक्के कम मारो। आप जितने ज्यादा गैसेस कम करोगे आप सेफ जोन में रहोगे। हाँ, यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तब तो फिर आपके पास कोई चारा ही नहीं बचा। सही बात है। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट जैसे ये हो गया आपका कॉमर्स पोर्शन, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इसके लिए क्या किया था? सर मैथ क्योंकि मुझे काफी समय हो गया था किए हुए, तो मैथ्स मैं ज्यादा प्रिपेयर भी नहीं कर पाया था। लेकिन मैथ में मैंने मेरे ख्याल से 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। हम्म। तो अपने इजली आपके जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड रिलेटेड हाँ, क्वेश्चन आते हैं। मेरा भी ये मानना है कि अगर आप जिनका मैथ्स वीक है, वो जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एवरेजेस हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं वो, तो मतलब अगर 25 नंबर है तो 10 से 12 नंबर तो वो आसानी से स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ये सारा पोर्शन जो है ना सर, क्या आप बीकॉम में भी आप देखेंगे, यदि यार बीकॉम भी कर रहे हैं तो उसमें ये एक सब्जेक्ट आपका क्वांट का लगने वाला है जिसमें ये सारी चीजें भी कवर होती हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे लिए करना आसान हो जाता है। आपका ओवरऑल स्कोर कितना था? सर 150 में यदि मैं देखूं तो मेरा 104 था। 104 नंबर था, तो आप कट ऑफ से काफी ज्यादा ऊपर थे। कट ऑफ 87 था और आपका 17-18 नंबर ज्यादा था। अच्छा। तो बाकी और चीज कोई सजेशन आप देना चाहें, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी वैकेंसी आई है उसके लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको कोई सजेशन देना चाहें आप? पढ़ाई के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए? क्योंकि आप तो अब सीनियर हैं, है ना, तो कोई सजेशन हो तो आप जरूर दें। सर बेसिक सी बात ये है कि सर यदि आपका चीजें नहीं भी प्रिपेयर हो रही है ना सर, तो आपके पास यदि एक वीक भी बच रहा है तो एफर्ट्स मारने में कुछ नहीं जाता। होप लूज करने से कुछ नहीं होगा। मेरा हम्म। यदि मैं खुद देखूं तो टैक्सेशन वगैरह वाला पार्ट जो है मैंने आपके लेक्चर देख के कवर किया हुआ था, वो हम्म। भी एग्जाम से 2 दिन पहले। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि टैक्सेशन पे आप देखेंगे ना तो सैलरी और टीडीएस पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि आपको यहाँ के काम भी वही करने वाला है, टीडीएस पे ही काम करना है आपको, और सैलरी रिलेटेड डिडक्शन वगैरह सैलरी प्रोसेसिंग में यदि आप हैं तो वो वाले काम करने हैं। तो ज्यादातर फोकस उस पर रहता है। तो यदि आपने वो अच्छे से कवर कर लिया टैक्सेशन वगैरह पोर्शन, तो आपको टेक्निकल में मेरे ख्याल से अकाउंट्स में दिक्कत किसी को नहीं होती। कॉमर्स बैकग्राउंड से अकाउंट्स आप 11 12 से बहुत स्ट्रांग पढ़ के हुए आए हुए थे, तो अकाउंट्स में तो किसी को दिक्कत नहीं होती। हम्म। जो दिक्कत होती है टैक्सेशन वगैरह वाला पार्ट में, तो आपके लेक्चर्स मुझे बहुत हेल्प किए उस चीज़ के लिए। और दूसरा है कि कंप्यूटर वाला, क्योंकि क्वालिफाइंग है कंप्यूटर, और ये आपने कंप्यूटर पे 25 स्कोर कर लिए, 50% मार्क्स। तो बहुत से ऐसे चांसेस है कि बहुत से बच्चे टेक्निकल में आपसे ज्यादा स्कोर करें, लेकिन कंप्यूटर उनका क्वालिफाई नहीं होगा तो आगे कॉपी नहीं चेक होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो क्वालिफाई करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे केस में भी आपको पता हो कि 240 वैकेंसीज थी, जिसके लिए टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 480 लोग को बुलाना था। लेकिन हम्म। 420 लोग ही क्वालिफाई कर पाए। तो आप रेशियो यदि देखेंगे ना तो कंप्यूटर क्वालिफाई करने वाले ही लोग नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही यदि बात। कंप्यूटर टैकल कर लिया तो टेक्निकल में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, कंप्यूटर अगर क्वालिफाई हो गया तो समझिए कि 90% आप क्वालिफाई कर चुके हैं। फिर आपका ये कॉमर्स का रोल आता है। अगर आप कॉमर्स में, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि खासकर कॉमर्स वाले पोर्शन में, जैसे 75 मार्क्स का है, और अगर आपने पूरा सिलेबस कवर किया है, आपने प्रैक्टिस की है, तो 65 भी आसानी से स्कोर किया जा सकता है। बिल्कुल क्योंकि सर। क्योंकि मैथ्स में मैंने देखा है कि वो कभी कभी डिफिकल्ट लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन कॉमर्स में वो पूछ ही नहीं सकते। अब सेक्शन पूछेंगे, प्रोविजन पूछेंगे इनकम टैक्स में, अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज पूछेंगे, उससे ज्यादा उनके पास है भी नहीं कुछ पूछने के लिए। तो और आपकी स्ट्रेंथ भी वही है सर, अच्छा कॉमर्स वाला अच्छा। पोर्शन आपकी स्ट्रेंथ है, आपको बिल्कुल स्टैंड बिल्कुल। आउट वही करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरिट के लिए वो काम आएगा। और कंप्यूटर जैसे क्वालिफाइंग है तो इसके लिए। तो सुशील जी, मतलब जॉब मिलने के बाद कैसा मतलब फील कर रहे हैं आप? पिछले 4 महीने में क्या चेंजेस आए आपके जीवन में? सर इसके पहले जैसे मैं आईसीआईसीआई बैंक में था, तो हम्म। प्राइवेट जॉब था, वहां पे काम बढ़िया था, सब कुछ था। हम्म। लेकिन यदि मैं कंपेयर करूं उसको और इसको, तो जो हम्म। मेंटल पीस होता है ना आपको, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आप पैसे मतलब हर जगह कमा सकते हो, लेकिन मेंटल पीस जो है आपका वर्क बिल्कुल लाइफ सही बात बैलेंस है। रहता नहीं। प्राइवेट प्राइवेट जॉब्स में डेली बेसिस पे टारगेट रहते हैं, कई बार तो आर्ली बेसिस पर भी होते हैं, है ना, तो बिल्कुल। ये चीज यहाँ पे नहीं होगी, तो वो थोड़ा मेंटल पीस रहता है। अच्छा।
मेंटल पीस यदि आप वर्क लाइफ बैलेंस यदि आप चाहते हो, मेंटल पीस चाहते हो लॉन्ग रन में, तो वो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर से अच्छा आपको कहीं नहीं मिल सकता। सही बात है, सही। थैंक यू सो मच सुशीम जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। और आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आगे भी आपकी प्रगति होती रहे, और कोई जरूरत होगी तो हम आपको जरूर परेशान करेंगे स्टूडेंट्स की मदद के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।